नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स कंसल्टेंसी के अगले वीडियो में। तो पार्ट वन में हमने बात करी थी कि हम टैक्स कंसल्टेंसी का मीनिंग क्या होता है और हम क्या क्या सर्विस एक टैक्स कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। आज आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पैसे खर्च करने की बात कर लेते हैं। तो पैसे खर्च करने की बात यह है कि क्या हमें अपना ऑफिस बनाना चाहिए, क्या घर से काम किया जा सकता है, ऑफिस बनेगा तो कहाँ पर बनाना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, स्टाफ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी हमको सोचना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो क्लाइंट की ही है। अगर आप क्लाइंट का ही काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो आप ज़्यादा टाइम मार्केट में टिकेंगे नहीं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ठीक है, हमने क्लाइंट का काम की नॉलेज ले ली, हमने क्लाइंट का काम भी हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन क्या यार घर से काम करें, ऑफिस लें, और अगर ऑफिस लेते हैं तो कितने तक का हमको ऑफिस लेना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप कभी भी ऑन वेरी फर्स्ट स्टेज, जब आप काम बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं, जब आपके पास क्लाइंट नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि स्टार्टिंग में कितने क्लाइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम, आपने आज एक परचून की दुकान भी खोली, किराना स्टोर खोल लिया, तो उस पे ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से आपकी बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कस्टमर आएंगे, उस पर 10 20 50 100 रुपए के कस्टमर होंगे। ठीक है। धीरे धीरे सुबह से शाम तक आपकी सपोज करो पहले दिन 200 रुपए की 400 रुपए की सेल हो गई, लेकिन वो कस्टमर बढ़ने में टाइम लगेगा ना। उस कस्टमर बढ़ने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना, जो भी एक स्टेपुलेटेड टाइम होगा वो उसके अंदर लगेगा लगेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अपने कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं, तो आपके ऊपर। तो टैक्स कंसल्टेंसी वाले काम की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आपने नॉलेज तो सारी ले ली कि चलो ठीक है जी, हमने नॉलेज ले ली, आपने यूट्यूब से भी अपना नॉलेज ले ली, आपने बुक्स भी बहुत सारी पढ़ ली, आपको समझ आ गया कि टैक्स कंसल्टेंसी का काम किस तरीके से करना है। बट इट डजेंट मीन कि आपको टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करते ही आपका काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट करते ही आपको कोई क्लाइंट एकदम से नहीं मिलने वाला है। तो क्लाइंट्स आपको सबसे पहले लाने पड़ेंगे, और वो क्लाइंट आने में वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आपको। क्लाइंट कैसे आएंगे, किस तरीके से क्लाइंट डीलिंग होगी, वो सब बातें बाद में करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे ये समझना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आपको एक क्लाइंट मिले, 2 क्लाइंट मिले ना, तो भी आप निराश मत होना। क्योंकि अगर आपके पास 2 क्लाइंट है, 4 क्लाइंट भी है ना, तो वो धीरे धीरे वही 4 क्लाइंट आपको 6 क्लाइंट बना के देंगे, 12 क्लाइंट बना के देंगे, 20 क्लाइंट बना के देंगे, और वही एक दिन आपके 200 क्लाइंट बनेंगे। क्योंकि ये जो हमारा काम है, ये काम ऐसा है कि ये सर्विस का काम है, और सर्विस बिजनेस में जो है वो क्वालिटी देखी जाती है आपकी सर्विस की। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना सर्विस की, और आप अच्छे से काम कर रहे हैं और एकदम सही तरीके से ट्रू एंड फेयर काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी कभी भी नहीं होगी। मैं अपना आपको किस्सा बताता हूँ। मैंने 2012 में स्टार्टिंग की, मैंने घर से ही पहले स्टार्ट किया। ठीक है। और वही चीज़ मैं आपको आगे सलाह देने वाला हूँ। तो मैंने जब स्टार्टिंग की तो मेरे पास तो एकदम से कोई क्लाइंट था नहीं। अब पहले क्लाइंट मुझे कहाँ से मिले? मेरे जो सबसे पहले क्लाइंट था, वो मेरे ही एक टीचर थे। तो उनको कुछ काम था, ठीक है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको वो काम करा दिया। वो, और उसके साथ साथ ही मुझको आईटीआर का काम मिलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेरे पास आईटीआर का काम आना स्टार्ट हुआ। अब आईटीआर का काम ऐसा नहीं कि 20 40 50 आईटीआर मेरे पास आ गई। जो एक हमारा टाइम होता है 31 जुलाई का, जहाँ पे आईटीआर मतलब कहते हैं, जैसे कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई सीजन होता है, तो वो हमारा सीजन होता है। एक टैक्स कंसल्टेंट, एक सीए का सीजन होता है। ठीक है। जो जुलाई में 31 जुलाई से पहले पहले आईटीआर आपके पास काफ़ी सारी आ सकती हैं, तो वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलने के आसार काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरी टोटल आईटीआर 7 आईटीआर थी। मुझे आज भी वो नंबर याद है।
7 ITR मुझको 31 जुलाई तक मिली थी। जून से मैंने काम स्टार्ट किया था, 2 महीने के अंदर मुझको टोटल 7 ITR मिली थी। लेकिन आज अगर मुझको 70 ITR मिले ना, मुझे शायद इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मुझको उस टाइम पे 7 ITR में खुशी थी, क्योंकि वो मेरे पहला पहला स्टेप था और मेरे पहले क्लाइंट्स थे। उस 7 क्लाइंट के लिए मैंने मेहनत करी थी। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट ऐसे ही मिल गए थे। मेहनत करी थी, एडवर्टाइजमेंट किया था, मार्केटिंग की थी, कॉन्टैक्ट्स निकाले थे, सब चीज़ें की थी। उस सबको लेके बाद में बात करेंगे हम किस तरीके से करना होता है। बट वो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको 2 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, 6 क्लाइंट भी मिल रहे हैं ना, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप काम अपना जारी रखिए, क्लाइंट आपको मिलेंगे। बट हमारे काम के अंदर एक तो लिंक्स चलते हैं, आपकी जान पहचान चलती है। ठीक है, जो क्लाइंट आपके पास आते हैं उनके क्लाइंट के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं, फिर उनके भी थ्रू क्लाइंट्स आते हैं। इस तरीके से ये सारा काम चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे डायरेक्ट कस्टमर ही आएंगे, क्योंकि ये कोई दुकान नहीं है। ठीक है, सो उसमें टाइम लगता है। और वो टाइम जो लग रहा है, वो टाइम आपका तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जितने भी क्लाइंट आए, आप निराश मत होइएगा, सबसे पहले रूल बना लो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, जब क्लाइंट ही हमारे पास नहीं है तो हम कैसे खर्चा करें, कैसे ऑफिस करें। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि जैसे मैंने भी किया था, कि आपको सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना है। घर से स्टार्ट करना है, आपको कहीं पे नहीं जाना, अपने घर से स्टार्ट करें आप। ठीक है, और घर से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप एक छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं अपने घर के बाहर। ठीक है, और अपने पास एक, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम है या कोई एक्स्ट्रा जगह है इतनी कि जिसमें एक 2-3 चेयर आ जाए, एक छोटा सा टेबल आ जाए, और एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आ जाए, लैपटॉप आप रख लें, तो इतने अगर स्पेस आपके पास है तो आप घर से स्टार्ट करें। और अगर आपके पास इतना भी स्पेस नहीं है तो भी निराशा वाली कोई बात नहीं है। आपको जरूरी नहीं है ऑफिस सेटअप वहां पे दिखाना। तो आप उसको चाहे बेडरूम से भी ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे किसी अपने ड्राइंग रूम से ऑपरेट कर सकते हैं, आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेबसाइट्स आपको पता ही होनी चाहिए। आप आराम से उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेकिन आप सोचेंगे सर ऐसा थोड़े ना कि हमने अपना काम कुछ सीख लिया और उसको बस करने लगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों देखो, दो चीज़ें होती हैं। आपका माइंडसेट किस टाइप का है। अगर आपके पास ये है कि भाई मुझे पहले पैसा भी चाहिए साथ में, क्योंकि मैंने काम सीखा, मुझको काम करना, मुझको पैसा भी चाहिए साथ में, तो पैसे के लिए ना आपको जॉब करनी पड़ेगी पहले। जॉब के साथ साथ आप ये काम स्टार्ट करें फिर। लेकिन अगर आपको पैसे की नीड नहीं है कि भाई चलो कोई बात नहीं, अभी मैं स्टूडेंट लाइफ है मेरी, कोई टेंशन नहीं है, खर्चा वर्चा मेरा चल रहा है, अब मैं 1-1.5 साल में भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा कर लूँगा तो मेरे लिए सफिशियंट है, तो फिर आप सीधा अपना एज अ प्रोफेशनल ही स्टार्ट करें। बट अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और साथ में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी टफ होता है। तो उस टाइम पे आपको क्लाइंट को सर्विस आप दे सकते हैं तो उतने ही क्लाइंट लेना, अदरवाइज ज़्यादा क्लाइंट मत लेना। अब बात करते हैं हम ऑफिस की, कि अगर हमें ऑफिस ही सेटअप करना पड़े तो कब करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आप वैसे तो घर से स्टार्ट कर लो, लेकिन जब ऑफिस की बात आ जाए तो कब सेटअप करना चाहिए। आप ऑफिस तब सेटअप करें जब आपको लगे कि आप फुल टाइम ऑफिस में दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव फुल टाइम टू योर ऑफिस, तो आप ऑफिस स्टार्ट मत करो। फिर क्या फायदा, आप ये सोचोगे मैं जॉब कर लूँ साथ में एक ऑफिस सेटअप कर लूँ, एक लड़का बिठा दूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कोई दुकान नहीं है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो आपको अगर टाइम है पहले कि मैं फुल टाइम ऑफिस में बैठ सकूं तो ही आप ऑफिस ओपन करना। और रही बात देखो कितना बड़ा ऑफिस, लोकेशन वगैरह की, तो अपना आप बजट देखें सबसे पहले कि मेरे पास कितना रिवेन्यू है, मेरे पास कितने क्लाइंटों से, सपोज करो कि आपके पास 20,000 रुपये महीने की फीस आनी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। अब तो आपको एक ऑफिस जो लेना है, उस ऑफिस का जो खर्चा है ना, वो 20,000 से कम ही होना चाहिए। अब कितना कम होना चाहिए कि अगर सपोज करो 20,000 की आपका रिवेन्यू आ रहा है, तो आपका जो खर्चा है ना, वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 20,000 में और 20,000 का ही खर्चा लेके बैठ गए, 25,000 का खर्चा लेके बैठ गए, तो फिर आपको निराशाएं हाथ लगनी है, क्योंकि क्लाइंट अभी तो फिक्स है, लेकिन
बुरा टाइम बोल के नहीं आता, हो सकता है कि क्लाइंट ना रहें आपके, या फिर नए क्लाइंट आने कम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले उतना खर्चा आप जितना झेल सकते हैं, उस उसी खर्चे के बेसिस पे अपना ऑफिस आप स्टार्ट करें। ठीक है। अब ऑफिस किस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ऑफिस के लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन ऐसा नहीं कि आपको किसी पॉश एरिया में ही जाना है, कि भाई जहाँ पे मैं तो एक 25,000 रेंट का ऑफिस ही लूँ तभी मेरे पास क्लाइंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अगर छोटे एरिया में या अपने नॉर्मल किसी एरिया में किसी गली के अंदर ही ऑफिस लेना हो, वो भी चल सकता है। ठीक है। और कोई बहुत बड़ा ऑफिस लेने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको स्टार्टिंग करनी है तो एक छोटा सा ऑफिस, जिसमें मैंने बताया, एक तो आपका बॉस चेयर होनी चाहिए, ठीक है, दो क्लाइंट चेयर होनी चाहिए और दो एक्स्ट्रा चेयर होनी चाहिए। इतना स्पेस हो, प्लस एक टेबल। स्टाफ भी रखना है तो एक दो सिटिंग उनके लिए आपको रखनी पड़ेगी। इतना बड़ा ऑफिस आपके लिए बहुत है, सफिशियंट है। तो अगर इतना बड़ी जगह भी आपके पास आपको मिल जाती है और ठीक ठाक रेंट में, रेंट भी देखो मैं आपको बताऊं कितना होना चाहिए। रेंट ऐसा नहीं है कि आप 20-25 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये का रेंट का ऑफिस ले लें, इनकम आपकी 40,000 आ रही है, आपने 40,000 का ही ऑफिस ले लें। नहीं, मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि 50 to 60% से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ऑफिस भी आप कोशिश करें स्टार्टिंग में तो बिल्कुल छोटा ही लें, और रेंज ऑफिस की जो रेंट की है वो 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच होगी तो चल सकता है। ज़्यादा रेंट का ऑफिस का कोई बेनिफिट नहीं है। अब बहुत लोगों का कमेंट ये भी आएगा, सर हमारे यहाँ पे तो इतने सस्ते में ऑफिस नहीं मिलता है। मैंने क्या बोला कि किसी गली के अंदर ही चाहे ऑफिस हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ऑफिस का रेंट है वो कम होना चाहिए, ये मेक श्योर कर लें आप। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपकी इतनी ही होनी चाहिए जितना आपका बजट अलाउ करे। अब वो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, अपनी सेविंग्स में से करेंगे, अपने फैमिली की हेल्प लेंगे, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो रेंट, जब रेंट पे आप कोई जगह लेते हैं तो वहां पे ज़्यादा पैसा लगाना भी बेकार होता है। इसलिए कम से कम आप खर्चा करें। एक फर्नीचर, जो अगर आपको सेकंड हैंड फर्नीचर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। सेकंड हैंड आपको लैपटॉप कंप्यूटर लेना है, और अगर रिनो उसमें थोड़ा सा रिनोवेशन की बात करें, इंटीरियर की बात करें, तो वो बिल्कुल बेसिक आपको रखो। कुछ आप दो चार टैक्स रिलेटेड कुछ पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपने कुछ अचीव कर रखा है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आप वहाँ पे डिस्प्ले उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑफिस सेटअप होना चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 50 हज़ार रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप रखना। ये मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50,000 भी। आप कोशिश करें जितने कम से कम में आपका ऑफिस सेटअप हो जाए। और ऑफिस का जैसे हम बताया कि लोकेशन की कोई टेंशन नहीं है, बस आपके पास एक ऑफिस सेटअप होना चाहिए। अब जब धीरे धीरे आपका काम अच्छा होता जाए, उस हिसाब से आप सपोज करो कि आप 1 लाख रुपये महीने कमाने लग जाओ, तो 50,000 रुपये तक का खर्चा आपके लिए मोर देन इनफ है। यानी 40 to 50% खर्चा आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा खर्चा आप मत करना, क्योंकि आपकी सेविंग्स कम हो रही है, कोई बेनिफिट ही नहीं है फिर काम करने का। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।